Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear, last lecture में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया। और जब इनर्शिया की बात करते हैं तो माय डियर, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इनर्शिया पे बेस्ड होते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि इनर्शिया होता क्या है, फोर्स ऑफ इनर्शिया? इस चीज का जवाब मैं आप लोगों से ही लूंगा, और मैं सिंपल से एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ और उनको सोचना है कि उनका जवाब क्या हो सकता है। माय डियर, आप किसी एक ऐसी बस में खड़े हुए हैं जो सड़क पर रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर खड़ी हुई है। अब वो बस अचानक मूव करने लगती है, तो आपकी बॉडी उस मोमेंटम का अपोज करती है। इट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और हम बस आगे की तरफ जाती है तो हम किधर मूव करते हैं, किधर गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। ये अपोज ही क्या है, इनर्शिया है। ये अपोज ही क्या है, इनर्शिया है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एक ऐसी बस में खड़े हुए हैं जो बस एक स्ट्रेट हाईवे पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप बस के साथ साथ मूव कर रहे हैं, अचानक बस में ब्रेक लग जाते हैं और बस रुक जाती है, तब क्या होता है? तब हमारी बॉडी उस रिटार्डेशन का, उस चेंज का, उस वेलोसिटी चेंज का अपोज करती है, और हमारी बॉडी जो है उसी मूवमेंट में रहती है, और हम किधर की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ। जबकि हमारे पैर जो कि बस के सरफेस के कांटेक्ट में रेस्ट में आ जाते हैं, तो हम किधर की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ। यानी कि ये जो अपोज है, ये अपोज ही क्या है, इनर्शिया। ऐसे ही अगर हम किसी ऐसी बस में बैठे हुए हैं जो स्ट्रेट हाईवे पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अचानक अचानक बस टर्न लेती है, अचानक बस टर्न करती है राइट साइड में, तो हमारी बॉडी उस डायरेक्शन में चेंज का अपोज करना शुरू कर देती है। और बस राइट साइड में टर्न करती है तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड में, अगर बस लेफ्ट साइड में टर्न करती है तो बॉडी राइट साइड में। ये अपोजिशन ही, ये अपोज ही क्या है, इनर्शिया है। यहां मैंने थ्री डिफरेंट इनर्शियाज की बात की हुई है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट मींस हमारी जो बस है, इनिशियल वेलोसिटी 0, अब ये एक्सीलरेट हो जाती है ए से, तो हम अपोज करते हैं, बॉडी रेस्ट में होती है और हम किधर की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ। इनर्शिया ऑफ मोशन, हमारी बॉडी स्ट्रेट हाईवे पर वेलोसिटी v से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अचानक ब्रेक, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस ए, इट मींस रिटार्डेशन, और हम उस मोमेंटम को बनाए रखते हैं और किधर की तरफ मूव हो जाते, गिरते हैं आगे की तरफ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यहां मैंने देखा कि ये स्ट्रेट हाईवे और इस पर मोड वेलोसिटी v से हम टर्न करते हैं, और टर्न करते हैं तो इस मोड के, इस टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं, mv²/r। तो इट मींस लॉज ऑफ इनर्शिया में सीधे सीधे अपन को एक लाइन समझ में आ रही है क्या, कि इट इज इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, inertia is the property to oppose or resist resistance. Inertia is the property to oppose or the resistance
against in the change, against in the change of state of rest or uniform motion, uniform motion or the direction of motion, direction of motion. Inertia is the property to oppose or or the resist against in the change, against किसके against, against in the change of state of rest, uniform motion or the direction of motion. अब माय डियर, हमने ना तीन चीजों की बात की, चेंज इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इट मींस इनर्शिया भी कितने तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर थ्री different type of inertia. Different types of inertia. Inertia of rest, inertia of rest, inertia of rest. तो ये जो रेसिस्ट है, when the resistance offered by the body, when the resistance offered, when the resistance is offered by the body against in the change, against to the change, against to the change in, against, एक सेकंड यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर दे रहे हैं, against to the change in, against to the change in its state of rest. Inertia of rest. This is the first example, inertia of rest. ठीक है. अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, inertia of uniform direction, inertia of uniform motion, inertia of uniform motion. ठीक है. When the resistance is offered by
offered by the body against to change against to the change against to change in its states of uniform मोशन। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं अपन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो मैंने बताया था डायरेक्शन में चेंज का क्या करती है बॉडी, अपोज करती है, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, when the resistance is offered, when the resistance is offered by the body against to the change in to against to change against to change in against to change in its state of against to change in the direction of motion, in the direction of मोशन। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ माय डियर कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड्स किस पे करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज और रेसिस्ट अगेंस्ट द चेंज। चेंज उसकी रेस्ट पोजीशन में, चेंज उसके यूनिफॉर्म मोशन में, चेंज उसके डायरेक्शन में। तो ये जो इनर्शिया है वो डिपेंड्स किस पे करता है माय डियर। अगर मैं तुमसे कहता हूँ एक साइकिल खड़ी हुई है, एक कार खड़ी हुई है, एक साइकिल खड़ी हुई है, एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और एक बस खड़ी हुई है। अब हम तीनों में फोर्स लगाते हैं और उसकी रेस्ट स्टेट को चेंज करना, उसको रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाना चाहते हैं, तो कौन ज्यादा अपोज करेगा? साइकिल ज्यादा अपोज करेगी, मोटरसाइकिल ज्यादा अपोज करेगी, कार ज्यादा अपोज करेगी या बस ज्यादा अपोज करेगी? तो आप देखोगे कि बस का इनर्शिया ज्यादा है और वो ज्यादा अपोज करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और साइकिल का मास सबसे कम है और उसका इनर्शिया भी सबसे कम होगा और वो सबसे कम अपोज करेगी। ऐसे ही कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और बस सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि इनको ब्रेक लगा के रोकना है, तो कौन ज्यादा अपोज करेगा? तो आप देखोगे कि साइकिल में कम फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, इसका मतलब कम अपोज करेगी, और बस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, यानी कि इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यहां मैं नोट डाल दे रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
proportional to the mass of body, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और रेस्ट, तो ये डिपेंड्स करता है रेडियस पर और मास पर भी। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन is depend on mass of body and radius of gyration। रेडियस ऑफ gyration, सिंपली it is ठीक है। इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रोटेशन, और इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गया लॉज ऑफ इनर्शिया। और अब हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। देयर आर 3 डिफरेंट लॉज गिवन बाय न्यूटन, स्टडी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मोशन। और यहाँ हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ जो बेस्ड है माय डियर इनर्शिया पर बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। और इनर्शिया के मैंने बारे में आपको बताया था, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। माय डियर, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो क्या वो अपनी स्टेट को सेल्फ विदाउट किसी फोर्स के चेंज कर सकता है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है या रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी क्या? या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है इन स्ट्रेट पाथ, तो विदाउट फोर्स क्या वो अपनी मोशन को चेंज कर सकती है? क्या वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। और यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इसका, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन अपन करेंगे। every body continue in its state of states of rest or uniform motion in straight line।
in straight line unless एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड unless it is compelled to change that state by forces compelled to change that state by forces। इस पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन इट, इम्प्रेस्ड अपॉन इट। तो ये है स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change that state by force impressed upon it। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट्स को कंटिन्यू रखती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। और हम इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस लॉ को दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। This law is also called the law of inertia because of inertia is the inertia means because of inertia means inertia का मतलब क्या होता है? inertia means to resistance against the change। inertia means resistance against to the change in its state and this law is also। और ये लॉ भी क्या कहता है? ये लॉ भी यही कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो भी स्टेट्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट नेचुरली टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट्स एंड दिस लॉ is also states that
naturally naturally the body naturally the body maintain to its states. Naturally the body maintain naturally tends to maintain. ये जो लॉ है states that an object naturally, this law also states that it say it states that a body naturally tends to state of motion, state of rest or motion uniform motion in straight line. In straight line in absence of अच्छा, अब हम आते हैं आगे। ये जो लॉ है ये हम कब और किन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, किन क्वेश्चंस में, किन कंडीशंस में इस लॉ को हम कब अप्लाई करते हैं? तो माय डियर अपन देख रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, then system is in equilibrium or acceleration is zero. In absence of external force, और देखो किन कंडीशंस में हम इस लॉ का यूज करते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, then acceleration is zero, इसका मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनका एक्सीलरेशन जीरो होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सीलरेशन इज जीरो, और एंड द सिस्टम और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये चीज और ध्यान देनी है अपन को कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स जब जीरो होता है तो सिस्टम का एक्सीलरेशन, बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो होता है, और वो सिस्टम और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। काय में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है
तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन कौन से इक्विलिब्रियम की बात की अपन ने? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज आइदर इन रेस्ट, if the body is either in rest, then it is static equilibrium. Static equilibrium. Static equilibrium. Body is either in rest, then it is static equilibrium, or in uniform motion. यूनिफॉर्म और इन स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सेकेंड, और इन स्ट्रेट लाइन और मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन or moving in a straight line, moving in a straight line with constant, with constant, with constant velocity, then it is dynamic equilibrium. Dynamic तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा, जब सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, किन कंडीशंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम यूज करते हैं? जब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सीलरेशन इज जीरो एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं, और कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में भी मैंने तुम्हें दो कंडीशंस बताई, अगर सिस्टम रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, और अगर सिस्टम यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन स्ट्रेट पाथ तो वो होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं कुछ और एक दो पॉइंट्स बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम यूज करते हैं, और जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो if the body is in equilibrium, if a body is in equilibrium, then the net force is equal to
सिस्टम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं एक ब्लॉक ऑफ मास m, इस पर फोर्स ग्रेविटेशनल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक टू द सरफेस एंड जो हमारा रिजिड सपोर्ट है इसने इस पर, तो ब्लॉक पर दो फोर्स हो गए एन और एम जी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, एक और चीज, ये जो इक्विलिब्रियम है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशंस है, ये अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो ये कंडीशन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर भी लागू अप्लाई हो जाती है। फॉर दिस इज टू बी ट्रू, for this is to be true for each component of x and y axis, for this is to be true for this is to be true for this is to be true of all component on x axis और y axis। सपोज दैट जैसे मैंने, ये हमारे पास एक कोई बॉल है और ये बॉल रेस्ट कंडीशन बिटवीन टू वॉल्स, और ये एंगल्स हमने सपोज दैट एक तरफ मैंने 60 डिग्री लिया हुआ है, एक तरफ मैंने लिया 30 डिग्री, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, ये N2 और ये था हमारा N1 और Mg। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो मैंने अगर इसका FBD बनाया तो Mg फोर्स, N1 फोर्स और N2 फोर्स। और अब हम देखेंगे कि ये जो एंगल है 30 डिग्री है, और 30 डिग्री है तो इसका वर्टिकल से एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा N2 का, और N1 का वर्टिकल से जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट अगर करते हैं तो N1 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कौन सा बेटा, N1 का कंपोनेंट आ जाएगा N1 sin 60, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा N1 cos 60। ऐसे ही मैं N2 के अगर कंपोनेंट लेता हूँ तो N2 sin 60 sin 30 सॉरी, और यहाँ पे N2 cos 30। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे अपन देखेंगे N1 sin 60 इज इक्वल टू N2 sin 30, N1 sin 60 माइनस N2 sin 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि N1 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है अपन जानते हैं, और ये N2
साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n2 इज इक्वल टू आ गया √3n1, है ना। अब इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस, इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अगर अपन चलेंगे तो ये दोनों फोर्स इक्वल टू दिस, यानी n2 cos 30 प्लस n1 cos 60 इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये n2 cos 30 की वैल्यू cos 30 √3/2 होता है, तो √3n2 प्लस ये होता है 1/2 यानी कि n1, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2 एलसीएम में, और ये mg। अब अगर मैं यहाँ पे n2 की जगह √3n1 कर देता हूँ, √3n1, तो √3n1 अगर कर देता हूँ तो ये 3n1 और n1 4n1, 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4n1 इज इक्वल टू 2mg, यानी कि n1 इज इक्वल टू mg/2, n1 की वैल्यू आ जाएगी, और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 आ जाएगा √3mg/2। तो सिंपल, मेरा कहने से मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस में लगाते हैं जिनमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। वो नेट फोर्स जो जीरो कर रहे हैं हम, वो ऑल एक्सिस, ऑल कंपोनेंट्स के लिए सही होगा, है ना। ऑल कंपोनेंट, फॉर दिस इज टू बी ट्रू ऑफ ईच कंपोनेंट, दिस इज टू बी ट्रू ऑफ each components on x axis और y axis। तो माय डियर, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट, मैंने इसको फोकस कर दिया, ओके।